चाहे भले कितने दिनों से टैक्स क्यों न चुका रहे हो, हर बार एक उलझन रहती है, एक सवाल होता है टैक्स के नियमों को लेकर के। इसके पीछे वजह भी है। वजह यह है कि सरकार समय समय पर टैक्स के नियमों में बदलाव करती रहती है। दूसरी वजह यह है कि आपकी कोशिश होती है कि इसी नियम के दायरे में रहकर हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं। आपकी इस कोशिश में हम साथ होते हैं अपने इस खास शो को लेकर के, टैक्स गुरु को लेकर के। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आपकी इस कोशिश को सफल बनाने के लिए हर बार की तरह इस बार हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं शरद कोहली साहब। कोहली साहब नमस्कार। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप इस रेस में। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स को देने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं आपके पिटारे में। जी हाँ लक्ष्मण, टैक्स पहले ही थोड़ी टेंशन वाली चीज होती है और हम टैक्स गुरु में तो बढ़िया बढ़िया चीजें बताते हैं, तो मुस्कुराहट के साथ अगर परोसी जाए तो उसका मजा और है। चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है टैक्स गुरु में। अगर कंपनी ने आपको नौकरी से निकालने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिया है या फिर कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त कर लिया है, तो कैसे बदलेगी आपकी टैक्स की देनदारी। लाख मान मनोबल के बावजूद अगर मकान मालिक ने नहीं घटाया है किराया, तो हम आपको बताएंगे टैक्स के रास्ते से किराया घटाने के तरीके। और साथ ही अगर आपका टर्नओवर जीएसटी के दायरे से बाहर है, फिर भी अगर इंटर स्टेट बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा जरूरी। ये सारी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा वह है कि लॉकडाउन के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने कंपनी छोड़ी नहीं या फिर कंपनी ने लोगों को निकाला नहीं, राहत ये दी कि उनको कंसल्टेंट के तौर पर रख लिया या फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रख लिया है। तो ऐसे में टैक्स की देनदारी में किस तरह का बदलाव हुआ है, ये काफी अहम है। कोहली साहब जरा समझाइए इसमें कि ऐसी सूरत में टैक्स की देनदारी कैसे बदल रही है। जी हाँ, कोरोना जब आया लक्ष्मण, तो बहुत सारी कंपनीज के ऊपर कॉस्ट का लोड पड़ा। उन्होंने, आपने सुना होगा, बहुत सारे ले ऑफ्स किए गए, अपने एम्प्लॉयज को रुखसत होने के लिए कहा गया। पर कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी कॉस्ट कम करने के लिए उनको कंसल्टेंट के तौर पर रख लिया। अब कंसल्टेंट में क्या होता है कि कंपनी और आपके बीच में जो रिश्तेदारी है उसकी परिभाषा बदल जाती है टैक्स के दायरे में। अगर हम देखें तो जैसे सैलरी कटता है 192 में, कंसल्टेंसी में जो टीडीएस कटता है वो 194 जे में कटता है। वहां पर आपके स्लैब रेट के हिसाब से कटता है, पर कंसल्टेंसी में आपका 10% के हिसाब से कटता है। पर मैं समझता हूं कि जिन एम्प्लॉयज के साथ ऐसा हुआ कि उनको कंसल्टेंसी पर रख लिया गया, उनका पूरा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अगर कम हुई तो नुकसान हुआ, पर वो उसको टैक्स बचा के उसमें जो टैक्स के प्रोविजन दिए गए हैं उसके माध्यम से फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप अपनी गाड़ी का डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, जिस गाड़ी का प्रयोग आप ऑफिस जाने के लिए करते हैं। स्टेशनरी का खर्चा ले सकते हैं। घर में किसी कोने में अगर आपने ऑफिस बनाया हुआ है तो उस कोने का बिजली मेंटेनेंस ले सकते हैं। कुछ आप अपने अंदर, अगर एक दो लोग अपने नीचे रख रहे हैं सैलरी, उनकी सैलरी आप क्लेम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कंसल्टेंट को बहुत सारी सुविधा होती है। एक छोटा सा हिसाब किताब जरूर रखना पड़ता है अगर कंसल्टेंसी ज्यादा है तो। और आप उससे, ये हो सकता है लक्ष्मण कि ये जो मुसीबत आई कि सैलरी, नौकरी गई और कंसल्टेंसी आई, पर आप इसको अवसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता कि भले ही नौकरी नहीं गई, आपको एक दूसरे रूप पे आपको रखा गया है, तो ऐसे में आप इसको मजबूरी में भी आप एक अवसर के तौर पर देख सकते हैं। कई सारी छूट जो पहले आप नहीं लेते थे वो छूट आप ले सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिए और बेहतर तरीके से आप टैक्स बचा भी सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं लखनऊ से श्रेयस श्रीवास्तव जी। बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ, हम ये कह रहे थे सर, मेरी माता जी हैं, लगभग 55 साल की हैं। उनको उनके पिताजी की, यानी कि मेरे नाना जी की पेंशन मिलनी स्टार्ट हुई अक्टूबर 2019 से। और जो अरेयर के तौर पर लगभग 2011 से 2020 तक का लगभग 16 लाख रुपये प्राप्त हुआ है और 21,815 रुपए की लगभग पेंशन आ रही है उनकी हर महीने। तो इससे सर टैक्स की क्या जिम्मेदारी होगी। अच्छा, देखिए श्रेयस, आपकी माताजी पे जो टैक्स की देनदारी है, क्योंकि ये फैमिली पेंशन कहलाती है, तो सेक्शन 57 अगर हम देखें इनकम टैक्स का, तो उसके अंतर्गत जो फैमिली पेंशन के नियम है वो थोड़े से अलग हैं। उसमें आपको जो टैक्स में राहत मिलती है 1/3 या 15,000 दोनों में से कम होगा, वो आपको राहत के रूप में मिलेगा। दूसरा श्रेयस, इसमें ये देखना है कि फैमिली पेंशन जो है, जो डेफिनेशन है सैलरी की 17(1)(2) में दी हुई है, फैमिली पेंशन तो आती है उसकी डेफिनेशन में, पर फैमिली पेंशन उसकी डेफिनेशन में नहीं आती है। तो इसलिए आपको जो सैलरी पे बेनिफिट मिलते हैं वो तो नहीं मिलेगा, पर एरियर्स जो आपको मिले हैं 89(1) के अंतर्गत उसमें रिलीफ मिलता है। फॉर्म 10E का आप प्रयोग करें, जो आपने बताया आपको 2011 से और अब तक के एरियर्स मिले, उन एरियर्स पे आप 89(1) के अंतर्गत पूरा रिलीफ मिलता है। उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं सारा फॉर्मूला अभी समय की पाबंदी की वजह से थोड़ा लंबा है, जिस साल का टैक्स होता है वो निकालिए, उसमें फिर आप एडिशनल जोड़िए, फिर इस साल का टैक्स निकालिए, उसमें एडिशनल जोड़िए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। आप 89(1) को रेफर करके उसका रिलीफ
बाकायदा ले सकते हैं। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ हैं गुरुग्राम से राजीव सिंह जी। राजीव जी क्या सवाल है आपके? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि मैं अभी रिटायर हुआ हूँ। मैं जनवरी से मैं फिर कंसल्टेंसी उसी सेम कंपनी ने मुझे ले लिया है। सेम IIM में साइंटिस्ट है, हमें कृषि वैज्ञानिक हूँ, रिसर्च R&D हम करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स पे। तो जनवरी में मैं रिटायर हुआ और जनवरी से ही मुझे कंसल्टेंसी के उसमें ले लिया है इन्होंने। तो मुझे जो सैलरी मिल रही है 1.4 देते हैं ये मंथली। उसमें मुझे समझ में नहीं आता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना में इन्होंने 10% TDS काटा पर मंथ सैलरी। ठीक है। 1.4 में से 10% काटा इन्होंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। उसके बाद मई और जून जो 2 महीना पीछे गया 7.5% TDS काटा है। सवाल तो क्या आपके बताइए? ये मतलब ये टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनती है, कितना TDS ठीक है है, हमारा? बोलिए साहब बताइए क्या इनका जवाब है? बिल्कुल राजीव जी, देखिए जो आपका पिछला साल था, जब आप जनवरी में रिटायर हुए तो आपने 3 महीने करीब करीब कंसल्टेंसी के बन गए। तो जब आप कंसल्टेंट बनते हैं तो 194J के अंतर्गत 10% टैक्स आपका कट रहा था। अब कोरोना की वजह से, अब मैं इस साल की बात कर रहा हूं क्योंकि आपने 2 अलग अलग वित्तीय वर्ष की जिक्र किया। इस साल में सरकार ने राहत दी कोविड के अंतर्गत के जो TDS कट रहा है उसमें 25% का रिबेट दे दिया गया एक सर्कुलर के माध्यम से। इसीलिए आपका वो 10% से घटा के 7.5% हो गया। और मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि अब आपको अपना टैक्स थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें आप जो खर्चे करते हैं इस कंसल्टेंसी को अर्न करने में, उसके खर्चे आप डेबिट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे डेप्रिसिएशन है, स्टेशनरी है, कुछ आप ड्राइवर वगैरह रखते हैं, कुछ भी खर्चा आप अगर डायरेक्टली इस कंसल्टेंसी को कमाने में कर रहे हैं उसको घटा के, और दोनों का डिफरेंस, कंसल्टेंसी और खर्चों का डिफरेंस प्रॉफिट माना जाएगा और उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत टैक्स लगेगा। फॉर्म नंबर ITR 3 में आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो इनको ये देखना होगा सिर्फ कि कंसल्टेंसी में किन किन मुद्दों पर खर्च हो रहा है और उस खर्च के हिसाब से वहां अपनी टैक्स की देनदारी कम कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं अलीगढ़ से रवि कुमार सिंह साहब। रवि पूछिए क्या उलझन है आपकी? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, ऐसा है ना, मेरी वाइफ जो है वो जॉब करती हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो लेकिन उनकी सैलरी जो है 5 लाख से कम थी। तो हमने लास्ट 2 ईयर से जो है उसका रिटर्न नहीं भरा उनका। तो हमारा TDS भी जबकि कट कर लिया है। तो अब मैं वही जानना चाह रहा था, अब अगर हम रिटर्न भरते हैं तो क्या उसके लिए कुछ पेनल्टी लगेगी या फिर हम ऐसे ही भर सकते हैं? देखिए रवि जी, कुछ तो आपकी खुशकिस्मती है कि 18-19 का जो साल था, जिसकी रिटर्न 31 मार्च को टाइम बार हो रही थी, मतलब उसके बाद आप फाइल ही नहीं कर सकते थे, तो कोरोना की वजह से सरकार ने उसमें राहत दी। और अभी हाल ही में आया 31 जुलाई, पहले उसको 31 मार्च से 31 जुलाई किया गया और हाल में ही उसको 31 जुलाई से बढ़ा के 30 सितंबर किया गया। तो अब 18-19 की तो फाइल करेंगे और आपका रिफंड भी आ जाएगा। अब बात आती है इससे पुरानी, तो एक सर्कुलर पीछे आया था और आयकर में भी ये प्रावधान है कि आप अपने एरिया के कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दें, तो उसके अंतर्गत पिछले 6 साल के, यदि आपने रिटर्न नहीं फाइल करी और आपके रिफंड बनते हैं, तो आप पिछले 6 साल के वो रिफंड अपने, अगर कमिश्नर परमिशन दे देता है तो वो आपके रिटर्न प्रोसेस होके आपको वो रिफंड मिल सकता है। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ हैं दीपांकर चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने पहले ट्विटर के जरिए सवाल पूछा था। अब हमारे प्रोड्यूसर उनको फोन लाइन पर जोड़ दिया है। दीपांकर जी क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर हूँ, सैलरी और बैंक से ही मेरा इनकम होता है और हर महीना 5,000 रुपया करके म्यूचुअल फंड में SIP करता हूँ। तो अभी तक तो मैं अपना आप ही घर पे बैठ के ही ITR 1 में मेरा रिटर्न दाखिल करते थे। ठीक है। अभी इस साल से जो नया रूल चालू हुआ है उसी हिसाब से मेरा म्यूचुअल फंड सेल में कुछ साल में 1,000-5,000 रुपया का कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अभी मेरे को नया सिस्टम पे ये ITR 1 फिलअप करना पड़ेगा ना ITR 2 फिलअप करना पड़ेगा? मेरा ये है। दीपांकर जी, पहली बात तो लक्ष्मण, मैं आपकी इजाजत थे दीपांकर जी को कह दूं, इन्होंने कहा कि मैं एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर हूं। हमारे कोई भी दर्शक और फॉलोअर ऑर्डिनरी नहीं होते, वो हमारे लिए खास होते हैं। ये भी हमारे लिए खास है वैसे। और अब आपके सवाल पे मैं आता हूं दीपांकर।
तो मैं आपके सवाल पे आता हूं दीपांकर, उसमें अब क्योंकि कैपिटल गेन आपका आ गया है तो फॉर्म 1 में दीपांकर जी कैपिटल गेन को दिखाने की सुविधा नहीं है, तो अब आपको ITR 2 का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड की कैपिटल गेन हुआ है तो ITR 2 का प्रयोग करें ITR 1 की बजाय। अभी फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर विदेश से होने वाली आमदनी पर कट गया है टैक्स तो क्या आप कर सकते हैं भारत में इसका क्लेम। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है अपने मुद्दे। कांग्रेस में पावर सेंटर ऊपर बन गए हैं और वहां पे मतभेद है। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, ये खेल क्यों है? क्यों सारा बोझ मध्यम वर्ग के ऊपर डाला जाए? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश फायदेमंद फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स के साथ अपनी लाइफ को करें प्लान। अगर आप इक्विटी फंड्स में सबसे ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इस शो को देखिए। और कौन से फंड्स आपके लिए हैं फायदेमंद, समझिए हमारे साथ। जितने भी फंड्स आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं, ये सारे फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है, वो भी 10 से 15% तक। देखिए फायदेमंद फंड इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे कीजिए अपनी कमाई के नाम, बनाए दमदार स्ट्रैटेजी मार्केट के जाने माने चेहरों के साथ। जानिए किन स्टॉक्स में हो रहा है ब्रेकआउट। आज का जो सेक्टर ऑफ द डे है उसकी बात करते हैं। पूरा ऑटो एंसिलरी शेयर्स देखिए अब आपके रडार पर होने चाहिए। और कौन से स्टॉक्स बनाएंगे आपको मालामाल। याद रखिएगा जिस प्रकार का मोमेंटम है ये ओवरशूट करके कुछ भी कर सकती है। देखिए आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, देश का नंबर 1 कुकिंग ऑयल, और ऑल न्यू होंडा सिटी, द रश ऑफ सुप्रीमेसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। PSU स्टॉक है और यहाँ पर आप एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। सेल कॉल लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 141 के रहेंगे, टारगेट 126 के रहेंगे। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आपको यहाँ से 355 के लेवल मिलते हैं तो अब लॉन्ग साइड का ट्रेड आप होल्ड ना करें। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है मोतीलाल ओसवाल। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा, और स्टॉक्स कार्ड, अ न्यू एज डिस्काउंट ब्रोकरेज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अपने मकान मालिक से कहा कि आप हमारा किराया घटा दीजिए, लेकिन कई बार मकान मालिक ने किराया नहीं घटाया। लेकिन ऐसे में भी हम आपके किराए को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो टैक्स की देनदारी बनती है किराए की वजह से, उसको घटाने का कुछ तरीका है। कोहली साहब, क्या हो तरीका बताइए। लक्ष्मण, मुझे ये तरीके की बात पे याद आया, क्योंकि बहुत लोग अपने अपने मकान मालिक के पास गए और बोला कि साहब किराया घटा दीजिए, अब थोड़ी हालात बदल गए हैं। पर मकान मालिक ज्यादातर तो नहीं माने। तो मुझे 2 लाइन याद आती है कि इस मायूसी के दौर में भी अगर कोई उम्मीद की एक किरण दिखा देता तो हम कागज की कश्ती से समुद्र पार मैं कर लेता। कुछ इस तरीके की आई, और यही टैक्स गुरु काम कर रहा है यहाँ पर लक्ष्मण। वो काम ये कर रहा है कि हमने जब देखा कि वो साहब, बहुत सारे लोग थे जो अपने किराए की रसीद नहीं देते थे, एग्रीमेंट भी नहीं था लैंडलॉर्ड के साथ, तो हमने उनको कहा कि साहब अप्रोच करिए। तो हमने एक उदाहरण लिया, मान लीजिए 1 लाख, और उदाहरण क्या बल्कि असली केस था। 1 लाख सैलरी थी, 50,000 HRA मिलता था, 60,000 वो साहब किराया देते थे। अब किराए की ना रसीद मिलती थी ना एग्रीमेंट था।
तो हमने उनको कहा कि साहब आप मकान मालिक से आपने प्रार्थना करी कि मेरा किराया कम कर दीजिए, वो नहीं माने। आप उनको बोलिए कि आप एक रेंट एग्रीमेंट बना लीजिए और मेरे से चेक से लेना शुरू कर दीजिए। वो मान गए, और जैसे ही वो माने सेक्शन 1013A के अंतर्गत लक्ष्मण 15,600 रुपए प्रति माह उनका बचने लग गया। तो आप समझ सकते हैं कहां वो 10,000 के लिए गिड़गिड़ा रहे थे और कहां जैसे ही उन्होंने रेंट रिसीट ली, सेक्शन 1013A का फायदा उठाया, 15,600 रुपए बचने लग गया। बिल्कुल ऐसा ही तरीका अपना करके आप भी अपने किराए की देनदारी कम कर सकते हैं और टैक्स भी बचा सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है ट्विटर के जरिए नितकल जी का। दरअसल इनकी कंपनी अमेरिका में है और इनको शेयर पर $10,000 स्पेशल डिविडेंड मिला है, लेकिन उस रकम पर 25% टैक्स कट गया। अब इनके दो सवाल हैं। पहला कि जो टैक्स कटा है उसका रिफंड क्या वो भारत में ले सकते हैं, और दूसरा क्या डिविडेंड की रकम को भारत में ट्रांसफर करने पर टैक्स लगेगा। हालांकि एक बात ये बता रहे हैं कि फिलहाल ये बेरोजगार हैं। देखिए ये मुझे लग रहा है लक्ष्मण इन्होंने यहीं बैठ के किसी अमेरिका की कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा या इनके पास शेयर्स होंगे, तो इनको वो स्पेशल डिविडेंड मिला है $10,000 का जो उन्होंने बताया। तो रूल 128 के अंतर्गत आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी गई है। उस सुविधा के अंतर मान लीजिए वो टैक्स फालतू है और भारत में उस इनकम का, क्योंकि रेजिडेंट है, भारत में उस इनकम पर टैक्स ज्यादा बनता है और कम बनता है, तो उसका रिफंड तो नहीं मिलेगा। पर अगर भारत में उसका टैक्स ज्यादा बनता है, अमेरिका में इन्होंने टैक्स दिया है 25%, तो उसका क्रेडिट इनको यहां पर अवश्य मिल जाएगा। दूसरा इन्होंने पूछा कि यहां पर जब रिमिट करेंगे तो यहां पर रिमिट खाली करने पर टैक्स नहीं है, रिमिट हो या ना हो टैक्स की देनदारी, क्योंकि रेजिडेंट इंडियन है, टैक्स की देनदारी तो बनती है, पर रूल 128 का फायदा उठाने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, आप रूल 128 देख लीजिए, उसके हिसाब से आप फायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स से जुड़े ऐसे ही कई सारे सवाल हमारे पास आए हैं, लेकिन चूंकि हमने दर्शकों से वादा किया है कि सिर्फ इनकम टैक्स नहीं बल्कि जीएसटी से जुड़े सवालों का ही जवाब आपको देंगे, तो चलिए अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने की। जीएसटी के मुद्दे पर हमारे पास एक फोन लाइन पर जुड़े हैं कोल्हापुर से प्रदीप सोहनी जी। प्रदीप जी, क्या सवाल है आपके? सर एक्चुअली GSTR 1 में फाइल कर रहा था अप्रैल 20 का, तो उधर क्या हो गया, मेरे गलती से मैंने अप्रैल 19 का फाइल जो है वो अपलोड किया और फाइल किया GSTR 1, तो अभी क्या हो गया, वो पूरा ही गलत हो गया है GSTR 1, और वो 3B और GSTR 1 में डिफरेंस आ रहा है। फिर जीएसटी में सुविधा दी गई है, जब आप अगले महीने की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप पिछले महीने की चेंजेस कर सकते हैं, तो आप उसको डिलीट तो नहीं कर सकते हैं। मतलब जो आपने गलती से अप्रैल 20 की जगह अप्रैल 19 में फाइल कर दिया, वो तो नहीं, डिलीट तो नहीं होगा, वो मिटेगा तो नहीं, परंतु आप जब अगले महीने की रिटर्न फाइल करें उसमें आप ये करेक्शन बाकायदा कर सकते हैं वहां पे। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ हैं केएन राजू साहब, जो विशाखापट्टनम से जुड़ रहे हैं। पूछिए राजू साहब, क्या सवाल है आपके? सर मेरा दो सवाल है। एक तो मेरा जो कंपनी है घाटा में चल रहा था 5 साल से, तो प्रॉफिट में आने के पहले हम लोगों ने सोचा कि प्रमोटर या डायरेक्टर जो है उसको 18 लाख, दो प्रमोटर डायरेक्टर 18 लाख रुपया पर एनएम सैलरी ऐड करेंगे 2018-19 के रिटर्न में, लेकिन ऑडिटर ने इसे मना कर दिया। मेरा दूसरा सवाल है कि जीएसटी 2020 में मेरा 4,80,000 ड्यू था, तो वो ड्यू जमा किए बिना हम लोग ITR फाइल कर सकते हैं नहीं? क्योंकि मेरे ऑडिटर ने पहले कहा था कि आप ITR फाइल कर सकते हैं कि उसमें TDS आपको 6 लाख वापस आने वाला है, उस पर एडजस्ट होगा, लेकिन अभी एंड वक्त पर उन्होंने कहा नहीं, आप पहले GST जमा कीजिए तब ITR फाइल होगा। तो मेरा ये दोनों सवाल है। देखिए केएन साहब, उसमें यह है कि जो आपने पहले पूछा कि क्या डायरेक्टर्स की सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो सेक्शन 197 एक कंपनीज एक्ट में, उसके अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे तो घाटे में चल रही हो या वहां कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वहां रिस्ट्रिक्शन है, परंतु मैं ये मान के चल रहा हूं आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, परंतु अगर सैलरी प्रोवाइड करते हैं आप, खाली पे नहीं करते हैं, तो उस पर TDS आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि TDS एक्रूवल बेसिस पर माना जाता है। तो इसलिए TDS तो उसकी लायबिलिटी, वहां आपके ऑडिटर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि TDS लायबिलिटी जरूर बन जाएगी, शायद उन्होंने इसलिए आपको मना किया हो। दूसरा आपने पूछा कि TDS जो GST का TDS है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपका इनकम टैक्स का TDS है उसके अगेंस्ट GST एडजस्ट नहीं हो सकता है, और अगर ये अनपेड रह जाती है लायबिलिटी तो एक इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43B दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनपेड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी आपके प्रॉफिट में जाके नीचे ऐड हो जाती है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें।
चलिए अगले कॉलर हमारे साथ हैं भोपाल से हुकुम सिंह साहब। हुकुम सिंह साहब, क्या सवाल है आपके? हाँ जी, मेरा सवाल ये है सर आपसे, मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ भोपाल के अंदर। मैंने लॉयर से सर्विसेज ली थी जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल होता है जिसमें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसके अंदर इनवर्ट सप्लाई रिसीव जो है उसमें आरसीएम पेबल होगा कि नहीं होगा? देखिए, अगर सीजीएसटी एक्ट आप देखें तो जो इनवर्ट सप्लाईज में जो रिवर्स चार्ज में आइटम्स हैं वो उसमें इनवर्ट सप्लाईज में नहीं गिने जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इनवर्ट सप्लाईज में आरसीएम वाले आइटम नहीं गिने जाते हैं। नहीं गिने जाते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आपका इंटर स्टेट बिजनेस है और आपका टर्नओवर जीएसटी के दायरे से बाहर है तो क्या फिर भी आपको जीएसटी लेना जरूरी है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? ये सारी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं दिल्ली से सुरेंद्र खन्ना साहब। सुरेंद्र जी, क्या सवाल है आपके? गुड आफ्टरनून सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि सर आई एम अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन दिल्ली एंड एन अनरजिस्टर्ड डीलर विद टर्नओवर लेस देन 40 लाख। सो कैन आई सप्लाई गुड्स टू अदर स्टेट्स विदाउट रजिस्ट्रेशन? 40 लाख आप दिल्ली से हैं, 40 लाख वहां पर जीएसटी का एक थ्रेश होल्ड है, मतलब 40 लाख से ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उससे नीचे नहीं चाहिए। परंतु अगर आप बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, दूसरे राज्यों से भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर ये 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं करेगी। आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही 40 लाख ना हो। ज्यों ही आप इंटर स्टेट डीलिंग करेंगे, इस बात का बिल्कुल नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। मुझे लगता है सिर्फ सुरेंद्र खन्ना जी ही नहीं बल्कि सभी टैक्स पेयर्स को जो जीएसटी के दायरे में आते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना है कि भले ही टर्नओवर जीएसटी के दायरे में ना आता हो, लेकिन इंटर स्टेट जहां से अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। जीएसटी का शुरू से नियम रहा है। शरद कोहली साहब, सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार फिर से हम हाजिर होंगे नए सवालों के साथ, नए मुद्दों के साथ। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। नमस्कार।